केशव मिश्र ने अपने समय तथा स्थान के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। इनका यह ग्रंथ मिलता है जो तर्क भाषा। इस तर्क भाषा ग्रंथ में उन्होंने बालोपि यो न्याय प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलसः कृतेन इसी मंगलाचरण से प्रारंभ किया कि जो बालक भी क्या कहते हैं अल्प प्रयास से न्यायशास्त्र में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए यह तर्क भाषा प्रकाशिते तस्य कृते मयीसा, ऐसी तर्क भाषा मेरे द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तो तर्क भाषा इन्होंने शुरुआत में ऐसे कह दिया, पूरा ग्रंथ तर्क भाषा के बारे में बताया, पर अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। सुंदरलाल गोस्वामी नाम के एक विचारक हुए हैं, एक इतिहासविद हुए हैं। उनके अनुसार केशव मिश्र मिथिला के सरिसव नाम के गांव के निवासी थे। मिथिला में कोई सरिसव नाम का गांव है, उस गांव में केशव मिश्र रहा करते थे, ऐसा सुंदरलाल गोस्वामी कहते हैं। ये कुछ इस पॉइंट से आप 2-3 प्रश्न बना सकते हैं। सरिसव गांव के निवासी थे, ऐसा किसका मत है? तो सुंदरलाल गोस्वामी। या कहाँ के केशव मिश्र निवासी थे? तो सरिसव गांव के। ये सब ध्यान रखिए। और ये अभिनव वाचस्पति के प्रपौत्र थे। ये भी किसका मत है? सुंदरलाल गोस्वामी का मत है कि अभिनव वाचस्पति नाम के एक विद्वान थे, उनके प्रपौत्र। प्रपौत्र का मतलब क्या होता है? पुत्र के पुत्र का पुत्र, प्रपौत्र। पुत्र का पुत्र होता है पौत्र, और उसका भी पुत्र होता है प्रपौत्र। और अब जैसे मैंने एक बात बताई कि केशव मिश्र ने अपने बारे में कुछ कहा नहीं है, तो जब अपने बारे में कुछ नहीं कहा है तो अपने समय के बारे में भी कुछ नहीं कहा होगा कि मैं किस समय यह ग्रंथ लिखा हूं, ये कुछ भी नहीं कहा। तो इसलिए अब वो किस समय इस धरती पर थे यह भी केवल अनुमान किया जा सकता है। और अनुमान किस आधार पर किया जाता है? अनुमान करने का आधार यह है कि उससे पहले के ग्रंथ, जिन ग्रंथों का समय निश्चित है, उन ग्रंथों में इस ग्रंथ का कोई वाक्य ना कहा गया हो, या उन ग्रंथों में इनके बारे में कुछ ना कहा गया हो, या उसके बाद के ग्रंथों में इनके बारे में कहा गया हो। तो ऐसा पता चलता है कि 1400 ईस्वी के बाद के ग्रंथों में केशव मिश्र के बारे में कहा गया है, इसलिए 1400 के पहले के रहे होंगे। और 1000 से पहले के किसी भी ग्रंथ में केशव मिश्र के बारे में कुछ नहीं मिलता है। तो लगभग 1000 के बाद और 1400 से पहले के ये थे। किंतु लगभग 1300 ईस्वी, 13वीं ईस्वी या 13वीं 14वीं ईस्वी इनका काल माना जाता। वैसे इससे प्रश्न नहीं आएगा, पर आप ये जान के रखिए कि ये 700 साल, 700 साढ़े 700 साल पहले के ये केशव मिश्र हैं। केशव मिश्र अपने समय के मिथिला के श्रेष्ठ नैयायिकों में अन्यतम हैं। मिथिला नैयायिकों की धरती रही है। नैयायिकों मतलब न्यायशास्त्र के विद्वानों के उस समय 2 धरतियां प्रसिद्ध थी। एक पश्चिम बंगाल में नवद्वीप, जो आज नदिया के नाम से प्रसिद्ध है, वह नैयायिकों के लिए बहुत प्रसिद्ध भूमि थी, और मिथिला भूमि है, वही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो मिथिला के अपने समय के सर्वश्रेष्ठ नैयायिक में माने जाते थे। और इन्होंने तर्क भाषा नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की है। तर्क भाषा नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की है। अभी ये कितने बड़े नैयायिक थे, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ 700 साढ़े 700 साल बाद आज भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए इनके अंदर कुछ क्वालिटी रही होगी, ये आप अनुमान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अलंकार शेखर नाम का यह एक ग्रंथ भी केशव मिश्र के नाम से जाना जाता है, पर यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि यह वही केशव मिश्र थे या फिर कोई दूसरे केशव मिश्र थे। इसके बारे में अभी अंधेरा है, कोई स्पष्टता नहीं कहा जाता। पर केशव मिश्र नाम के ही व्यक्ति ने, या शायद इन्होंने ही अलंकार शेखर नाम का एक साहित्य विषयक ग्रंथ लिखा है, जिसमें अलंकारों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अब तर्क भाषा नाम के ग्रंथ का परिचय हम देखते हैं। तर्क भाषा के लेखक केशव मिश्र हैं, यह तो हमने बता दिया। तर्क भाषा यह एक न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? न्याय दर्शन का ग्रंथ है और एक प्रकरण ग्रंथ है। इस समस्त ग्रंथ की रूपरेखा न्याय के आधार पर बनाई गई है। अब जैसे तर्क भाषा और तर्क संग्रह में यही अंतर है कि तर्क संग्रह जो ग्रंथ आप पढ़ते हैं वह तर्क संग्रह ग्रंथ दोनों का है, न्याय और वैशेषिक दोनों के अनुसार है, क्योंकि उसके अंतिम वाक्य में आप पढ़ेंगे, अंतिम श्लोक, काणादन्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचितस् तर्क संग्रह। मतलब काणाद यानी वैशेषिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, दोनों शास्त्रों से संबद्ध रखता है तर्क संग्रह।
किंतु हालांकि किस दृष्टि से वो भी मैं एक बार बता देता हूं कि तर्क संग्रह में 4 प्रमाण बताए गए हैं जो कि न्याय शास्त्र के अनुसार हैं, और तर्क संग्रह में 7 पदार्थ बताए गए हैं जो कि वैशेषिक शास्त्र के अनुसार हैं। तो दोनों का समन्वय बैठाते हुए एक ग्रंथ बनाया गया, वह तर्क संग्रह है। परंतु तर्क भाषा पूर्ण रूपेण न्याय शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है। इसमें न्याय दर्शन के अनुसार ही 16 पदार्थ बताए गए हैं, इसमें न्याय दर्शन के अनुसार ही 4 प्रमाण बताए गए हैं। वैशेषिकों के सिद्धांतों को दरकिनार किया गया है। एक प्रकार से देखा जाए वैशेषिकों के जो 7 पदार्थ बताए गए हैं वह यहाँ 7 अर्थ के रूप में प्रतिपादित है। तो तर्क भाषा एक न्याय दर्शन का ही प्रकरण ग्रंथ है, इसका वैशेषिक से बहुत कम मात्रा में संबंध है। वैसे न्याय और वैशेषिक दोनों समान तंत्र हैं, बहुत सारे विषय समान हैं, कहीं कहीं ही भेद है। अब इस समस्त ग्रंथ की रूपरेखा न्याय के आधार पर बताई गई है, न्याय दर्शन के आधार पर बनाई गई है, ये मैंने बता दिया। इसमें न्याय को मुख्य धारा बनाकर सम्मिलित रूप से न्याय वैशेषिक संप्रदाय के मंतव्यों का निरूपण किया गया। मुख्य धारा क्या है इसमें? न्याय शास्त्र, पर उसके साथ साथ इन्होंने वैशेषिक संप्रदाय के मंतव्यों का भी निरूपण किया, वैशेषिकों के भी मतों को बताया है। कई जगह पर वैशेषिकों के भी सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अब न्याय के अनुसार 16 पदार्थ होते हैं, इसलिए तर्क भाषा में मुख्यतः 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है। साथ ही वैशेषिक के 7 पदार्थ भी बताए गए हैं, 9 द्रव्य भी बताए गए हैं, 24 गुण भी बताए गए हैं, किंतु ये 7 पदार्थ का नाम वहां 7 अर्थ ऐसा बता दिया गया है। तो ये सब भी बताए गए हैं, इन सब का भी विस्तार से विवेचन किया गया, इसलिए पर मुख्य धारा में न्याय होने के कारण न्याय शास्त्र का जो प्रथम सूत्र है, न्याय सूत्र, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत से शुरू करके जो सूत्र है 16 पदार्थों के तत्वज्ञानान् निश्चयसाधिगमः, तत्वज्ञानान् निश्चयसाधिगमः जो सूत्र कहता है, उसी सूत्र से इन्होंने भी आरंभ किया है कि इन्हीं 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से निश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर प्रमाण का आरंभ करते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण बताते हैं। तो मतलब ये क्या है? न्याय शास्त्र के आधार पर 16 प्रमाणों के 16 पदार्थों के आधार पर यह वर्णन आरंभ करते हैं, इसलिए न्याय को मुख्य धारा में रखा है। इसके अतिरिक्त वैशेषिक के विशिष्ट मंतव्यों जैसे द्वित्वोत्पत्ति प्रक्रिया, द्वित्व कैसे उत्पन्न होता है, पाकजोत्पत्ति, विभाग, इनका भी तर्क भाषा में उल्लेख है। ये श्लोक जो है, ये पूरा मत है, एक श्लोक है, द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धि तं वै वैशेषिकम विदुः। द्वित्व की उत्पत्ति में मतलब एक परमाणु से द्विणुक कैसे बनता है, द्विणुक से त्रिणुक चतुर्णुक इत्यादि कैसे बनते हैं, ये सब उत्पत्ति की प्रक्रिया है। पाकजोत्पत्ति, पाक कैसे होता है और पाक से कैसे इस पूरे संसार की उत्पत्ति होती है, विभाग से क्या उत्पन्न होता है, विभाग क्या है, इन सब विषयों में जिसकी बुद्धि स्खलित नहीं होती है उसे वैशेषिक कहा जाता है। और ये सभी सिद्धांत, इसका तात्पर्य हुआ कि ये सभी सिद्धांत वैशेषिक के सिद्धांत है और इन वैशेषिक के सिद्धांतों का भी इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। हालांकि सभी विषय अपने पढ़ने में नहीं है, अपने पढ़ने में तर्क भाषा के कुछ गिने चुने विषय हैं, और एक दृष्टि से देखा जाए तो उन गिने चुने विषयों में ही समग्र तर्क भाषा ग्रंथ को समाविष्ट भी किया जा सकता है। जैसे पदार्थ के अतिरिक्त तर्क भाषा में कुछ प्रतिपादित ही नहीं है, तो पदार्थ ही विषय में समग्र तर्क भाषा अध्ययन किया जा सकता है। अब यह ग्रंथ कैसा है? तुलनात्मक और आलोचनात्मक दोनों दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ न्याय वैशेषिक में तुलना भी प्रतिपादन करता है और कुछ आलोचना भी करता है। इसे उच्च कोटि का शोध ग्रंथ भी कहा जा सकता है, रिसर्च ग्रंथ इसे कहा जा सकता है। केशव मिश्र की तर्कभाषा न्याय वैशेषिक संप्रदाय का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह जो तर्कभाषा नाम का ग्रंथ है, यह न्याय दर्शन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अद्वितीय, बहुत सरल ग्रंथ है। वैशेषिक का भी उसी दृष्टि से यह महत्वपूर्ण और सरल ग्रंथ है। यह न्याय वैशेषिक का प्रवेश द्वार है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, ठीक से समझ जाते हैं, तो आप न्याय शास्त्र वैशेषिक शास्त्र में प्रवेश करने के योग्य हो गए हैं, तथा भारतीय दर्शन का प्रदीप है। भारतीय दर्शन जो 6 दर्शन है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, इन सभी का प्रदीप, यानी प्रदीप मतलब दिया जलता है तो सभी प्रकाशित हो जाते हैं। वैसे ये दिया तर्क भाषा रूपी दिया जल जाता है तो सभी दर्शन के सिद्धांत प्रकाशित हो सकते हैं। अब इस ग्रंथ के, अगर कोई ग्रंथ महत्वपूर्ण है वो कैसे पता चलता है? आपको कोई ग्रंथ पसंद आएगा तभी तो पता चलेगा कि ये महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले के बहुत सारे विद्वानों ने तर्क भाषा नाम के ग्रंथ को पसंद किया और उसके ऊपर
उसको और भी सरल करने के लिए विभिन्न टिप्पणियां लिखी हैं, विभिन्न व्याख्या ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी सूची मैं आपको प्रदत्त करूंगा, जिससे कुछ प्रश्न उससे भी आ सकते हैं। तो पूरी सूची आपको दिखाऊंगा। पर सबसे पुरानी टीका तर्क भाषा रूपी दिया जल जाता है, तो सभी दर्शन के सिद्धांत प्रकाशित हो सकते हैं। अब इस ग्रंथ के, अगर कोई ग्रंथ महत्वपूर्ण है वो कैसे पता चलता है? आपको कोई ग्रंथ पसंद आएगा तभी तो पता चलेगा कि ये महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले के बहुत सारे विद्वानों ने तर्क भाषा नाम के ग्रंथ को पसंद किया और उसके ऊपर उसको और भी सरल करने के लिए विभिन्न टिप्पणियां लिखी हैं, विभिन्न व्याख्या ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी सूची मैं आपको प्रदत्त करूंगा, जिससे कुछ प्रश्न उससे भी आ सकते हैं। तो पूरी सूची आपको दिखाऊंगा। पर सबसे पुरानी टीका चिन्ह भट्ट, जो 14वीं शताब्दी की तर्क भाषा प्रकाशिका है, 14वीं शताब्दी में लिखी गई, यानी कि 1300 कुछ में वह ग्रंथ लिखा गया। 14वीं शताब्दी यानी 1301 से 1400 तक के बीच को 14वीं शताब्दी कहा जाता है। उसी शताब्दी में तर्क भाषा की प्राचीनतम टीका चिन्ह भट्ट ने लिखी है, यानी उस समय तक तर्क भाषा ग्रंथ प्रकाशित था, यानी केशव मिश्र उसके पहले के हैं, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। तो ये चिन्ह भट्ट की प्राचीनतम व्याख्या है तर्क भाषा प्रकाशिका। इसका नाम भी याद रखिएगा, तर्क भाषा प्रकाशिका, और टीकाकार का नाम भी चिन्ह भट्ट। अब तर्क भाषा की कुछ जो प्राचीन टीकाएं हैं, कुछ जितनी उपलब्ध व्याख्याएं हैं, उनमें से कुछ प्रमुख व्याख्याओं और उनके कर्ताओं का यह नाम की लिस्ट है। इस लिस्ट को आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले मैं ऐसे कहता हूँ, ऐसे इसको बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि पहली व्याख्या है तत्व प्रबोधिनी। कौन सी व्याख्या है? तत्व प्रबोधिनी। दूसरी है तर्क कौमुदी। तत्व प्रबोधिनी जो व्याख्या है उसके लेखक हैं गणेश, श्री गणेश दीक्षित। नामों को याद रखना है आपको कि तत्व प्रबोधिनी, ये इस चार्ट से आप कई प्रश्न बना सकते हैं। तत्व प्रबोधिनी व्याख्या किस ग्रंथ की है? तर्क भाषा की है। या तत्व प्रबोधिनी व्याख्या के लेखक कौन है? तो आप जानेंगे गणेश दीक्षित हैं। उज्ज्वला के लेखक कौन है? तो गोपीनाथ हैं। उज्ज्वला व्याख्या किस ग्रंथ पे है? तो तर्क भाषा पे। ऐसे इसी सभी प्रकार की व्याख्याओं से आप दो दो प्रश्न बना सकते हैं। या तर्क भाषा पर गोपीनाथ के द्वारा लिखित व्याख्या का नाम क्या है? तो उज्ज्वला है। तर्क भाषा पर गणेश दीक्षित के द्वारा लिखित व्याख्या का नाम क्या है? तो तत्व प्रबोधिनी है। तत्व भाषा पर दिनकर भट्ट के द्वारा लिखित व्याख्या का नाम क्या है? तो तर्क कौमुदी है। ऐसे इन व्याख्याओं का, अब मुख्य रूप से तर्क भाषा प्रकाशिका जो है ना, ये 4 लोगों के द्वारा लिखित मिलती है। और भी तर्क भाषा प्रकाश, ये ग्रंथ प्रकाश और प्रकाशिका, ये ग्रंथ कई मिलते हैं। और भी हैं तर्क भाषा प्रकाश या प्रकाशिका, एक व्याकरण में भी लिखा है। अब तर्क भाषा प्रकाश आप देखेंगे तो गोवर्धन मिश्र की है। गोवर्धन मिश्र कौन है? ये न्याय तर्क संग्रह पर भी इन्होंने व्याख्या लिखी है। न्याय बोधिनी नाम की टीका लिखी है तर्क संग्रह पर, और इस पर तर्क भाषा प्रकाश लिखी है। फिर अखंडानंद सरस्वती, ये अच्छे विद्वान हैं, आधुनिक विद्वान हैं, इन्होंने भी उसी नाम की व्याख्या लिखी है, तर्क भाषा प्रकाश। फिर तर्क भाषा प्रकाशिका की तो एक लिस्ट ही है। चिन्ह भट्ट ने भी लिखी है, सबसे प्राचीनतम व्याख्या यह है। गौरीकांत ने भी तर्क भाषा प्रकाशिका लिखी है, बलभद्र ने भी तर्क भाषा प्रकाशिका लिखी है, और वागीश भट्ट ने भी तर्क भाषा प्रकाशिका लिखी है। और तर्क भाषा सार मंजरी एक व्याख्या है जो माधव देव ने लिखा है, और न्याय प्रदीप नाम की एक व्याख्या है जो कि विश्वकर्मा ने लिखी है। इसके बाद और 2 की व्याख्या ग्रंथ आप देखेंगे कि न्याय संग्रह, अंतिम 2 ग्रंथ हैं, न्याय संग्रह और परिभाषा दर्पण। न्याय संग्रह और फिर परिभाषा दर्पण। न्याय संग्रह आप देखेंगे तो किनकी है? रामलिंग नाम के आचार्य की है। और परिभाषा दर्पण जो तर्क भाषा की व्याख्या है उसके लेखक हैं भास्कर भट्ट। तो इस तरह से मैंने कुछ तर्क भाषा के मुख्य व्याख्या ग्रंथों को बताया। और भी व्याख्याएं हैं, लगभग इसकी 30-35 के आसपास व्याख्या ग्रंथ है, पर उनमें से कुछ प्रमुख व्याख्याओं को यहाँ पर चयनित करके रखा गया, जिनका प्रकाशन हो चुका है। ऐसी व्याख्याएं हैं ये, और प्रसिद्ध व्याख्याएं हैं। तो आज के इस पाठ में इतना ही। हमारा इस पाठ में लक्ष्य था कि तर्क भाषा ग्रंथ के बारे में सामान्य ज्ञान होना और केशव मिश्र के बारे में सामान्य ज्ञान होना। तर्क भाषा ग्रंथ के अंदर जो प्रतिपाद्य विषय हैं, उन विषयों को हम फिर आगे के भागों में भविष्य काल में हम उसका अध्ययन करेंगे। आज के इस पाठ में इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए